लास्ट क्लास में हम लोग फोर्स के बारे में बात किए थे, उससे कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में देखा जाए। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इस बेसिस पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स बनाए थे ऑब्जेक्ट के मोशन एंड फोर्स से रिलेटेड ना। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स जब कोई भी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होता है या किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है तो वो ऑब्जेक्ट में क्या क्या इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। तो एक छोटा सा बात है, तो ये पिछला क्लास के बाद है, क्लास जब हम लोग एथ वगैरह में फोर्स पढ़ते हैं वो सब का टॉपिक है नहीं। तो हम लोग पढ़ते हैं कि जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है तो किसी ऑब्जेक्ट पर जब फोर्स लगाया जाता है तो उसकी स्टेट ऑफ मोशन में चेंजिंग हो जाता है। तब अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो फोर्स लगाने के बाद वो रेस्ट से मोशन में हो जाता है। तो मान लो कोई फुटबॉल रेस्ट में है, एक लत मार दिए उस पर तो वो रेस्ट से चल गया मोशन में। साइकिल पर बैठे हम रेस्ट में है, हम पॉडिल मारे, पॉडिल मारने का मतलब क्या हुआ, फोर्स लगाए तो क्या हो गया, रेस्ट से चला गया मोशन में ना। ये मार को ऐसे पकड़ के छठे उड़ा दिए, हल्का सा फोर्स लगाए ये रेस्ट से आ गया मोशन में। ये बात समझ में आ रहा है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं और ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो चांस है कि फोर्स लगाने के बाद वो रेस्ट से मोशन में जा सकता है, नहीं भी जा सकता, भारी रहेगा, धीरे से फोर्स लगाएंगे तो जाएगा क्या। तो वो ऑब्जेक्ट के मास पर भी डिपेंड करता है, जो कितना फोर्स पोटेंसी कंटेंट किए हुए है, उसके लिमिटेशन से ज्यादा फोर्स लगाएंगे तब वो रेस्ट से चला जाएगा मोशन में। कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में है उस पर अगर हम फोर्स लगाएंगे तो मोशन से रेस्ट में आ सकता है। दूसरा इफेक्ट ये हो गया, जैसे कोई साइकिल से हम चलाते हुए जा रहे हैं, ब्रेक मार दिए, ब्रेक मारे तो क्या किए, फोर्स ही लगाए ना, तो ब्रेक मार दिए तो साइकिल ब्रेक मारे हुए रहे, साइकिल मोशन से आ गया रेस्ट में। तो रेस्ट के ऑब्जेक्ट को बॉल उड़ते हुए आ रहा है हम पकड़ लिए, तो उड़ते हुए आ रहा था मोशन में था हम पकड़ लिए, मोशन से आ गया, और इसे फुटबॉल आ रहा है लत मार के रोक दिए, वहीं पे मोशन से आ गया रेस्ट में। ये बात समझ में आ रहा है। फोर्स किसी ऑब्जेक्ट जो मोशन में है तो मोशन से उसको रेस्ट में ला सकता है, आ भी सकता है ना। कोई मोटरसाइकिल से स्पीड में आ रहा है हम रोकने जाएंगे तो वो कूद के चल देगा, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं चल देगा। तो अब इस बात पर भी डिपेंड करता है कि सामने जो ऑब्जेक्ट आ रहा है वो कितना फोर्स अपने अंदर में कंटेन किए हुए है, इस बात पर भी डिपेंड कर रहा है। तो खैर तो रेस्ट के ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है, मोशन के ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ला सकता है। तो कोई वेलोसिटी से जा रहा है तो उसके वेलोसिटी को चेंज कर सकता है। अब कोई ऑब्जेक्ट इधर से होने जा रहा है, हम वो नहीं फोर्स लगा दिए और ये स्पीड में जाने लगेगा, झुलुआ से झूल रहा है, हमारे जाकर पीछे बार ठेल दिए और ये स्पीड में झूलने लगेगा कि नहीं झूलने लगेगा, अपन उनसे आ रहा है हम क्लियर पकड़ के खींच दिए तो धीरा हो जाएगा नहीं। तो फोर्स कोई ऑब्जेक्ट जो किसी वेलोसिटी से जा रहा है और हम फोर्स लगा देंगे तो फोर्स लगाने के बाद उसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा। वही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिए, डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिए तो उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी घट जाएगा। तो फोर्स किसी लगने के बाद किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कम या ज्यादा हो सकता है, तो वेलोसिटी में चेंज हो सकता है। फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। मान लो कि हम बैटिंग कर रहे हैं ना, कल तो देखिए विराट कोहली पाकिस्तानी जो खूब कुटाई है नहीं, तो अगर हम लोग बैटिंग कर रहे हैं तो उन्हें से बॉल आया, उधर से बॉल आ रहा है, हम नहीं अगर बॉल को मारें तो बॉल चला जाएगा इस डायरेक्शन में, मतलब बॉल जा रहा है इस डायरेक्शन में और हम बॉल लगा के मार दिए तो बॉल इधर जाने लगा। तो जो बॉल जा रहा था इस डायरेक्शन में अब वो इस डायरेक्शन में जाने लगा, तो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में इतना डायरेक्शन में चेंजिंग हुआ कि नहीं। तो फोर्स लगाने पे किसी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन ऑफ मोशन में चेंजिंग हो सकता है। उनसे फुटबॉल आ रहा है हम लात से मार दिया, उन्हें से जो आ रहा था एने जा रहा था अब फिर एने जाने लगा नहीं, हम हैंडल हल्का सा फोर्स लगा हैंडल घुमा दिए, एने जाने के बदले आदमी इधर जाने लगा। होता है कि नहीं होता है। फोर्स लगाने पर किसी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो सकता है।
कोई ऑब्जेक्ट फोर्स लगाने पर रोटेट कर सकता है। कोई पत्थर को हम मान के ऐसे से घुमा रहे हैं, गोल गोल रोटेट करेगा कि नहीं करेगा? तो फोर्स लगाने पे मतलब फोर्स कोई भी ऑब्जेक्ट में रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। ऑब्जेक्ट गोल गोल नाचने लगेगा, ऑब्जेक्ट नहीं गोल गोल घूमने लगेगा, तो कोई ऑब्जेक्ट में रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है क्लास 8 वाला, कि जिसमें हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ते हैं कि ये सब फोर्स का इफेक्ट है, नहीं एक्सेट्रा और भी सारा इफेक्ट है। तो ये बेसिक इतना काम फोर्स कर सकता है, इतना मतलब लिख लिया जाए इफेक्ट ऑफ फोर्स। इफेक्ट ऑफ फोर्स, सबसे पहले का इफेक्ट सब हल्के वाला बात है ना। फोर्स कैन ब्रिंग द ऑब्जेक्ट इन रेस्ट फ्रॉम मोशन। अपोजिट डायरेक्शन में अगर लगेगा तो ऑब्जेक्ट मोशन से आ जाएगा रेस्ट में, एंड इन मोशन फ्रॉम रेस्ट, और रेस्ट से आ जाएगा मोशन में। रेस्ट में समझ रुका हुआ है, चलने लग रहा है, तो रेस्ट से आ गया मोशन में, चल रहा है रुक दिए तो मोशन से आ गया रेस्ट में। फोर्स कैन चेंज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी बदल सकता है, बढ़ना भी बदलाव है, घटना भी बदलाव है। तो इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है अगर कोई ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएं उसके वेलोसिटी में, ठीक है। चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी एक डायरेक्शन में जा रहा है, हल्का सा फोर्स लगा दिए कोई दूसरा डायरेक्शन में जाने लगेगा। नहीं तो कल हम लोग मैच देखा था, लोग जैसे विराट कोहली खेल रहा था, आगे बढ़ के लगा कि है मारेगा तो है कर दिया तो चौके चल गया, तो है जा रहा है आगे बढ़ के हल्का सा कुछ किया नहीं, हल्का सा बस सटाई नहीं किया, बैट नीचे रखा, छू के अपने गेंदा में चल गया। डायरेक्शन हल्का सा फोर्स लगाने पर डायरेक्शन बदल गया कि नहीं बदल गया? तो फोर्स ना एक और खेल बहुत नजाकत से चौका मारा था, वो मरबे नहीं किया, मैंने अतर के बस हल्का सा छुआ दिया, लग के अपने आप चल गया, मैंने छुएबे नहीं किया। हाँ, वो तो फोर्स लगा था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उससे फोर्स लगा था, उसमें नजाकत नहीं, उसमें ताकत था, समझ आ रहा ना? तो लेकिन हम नजाकत वाले बात कर रहे हैं। तो फोर्स क्या कर सकता है कि मोशन का डायरेक्शन चेंज, को ऑब्जेक्ट किसी और डायरेक्शन में जा रहा है, हल्का सा फोर्स लगा दिए तो किसी और डायरेक्शन में जाने लगेगा। नहीं, रोटेशनल इफेक्ट, गोल गोल घूमने लगेगा फोर्स लगाने के बाद, ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो फोर्स रोटेशनल इफेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट में प्रोड्यूस कर सकता है। अब एगो छोटा बच्चा वाला भी यही बात है कि हम लोग पढ़ते थे लोग, हालांकि अब क्लास 9th में थोड़ा सा एडवांस होने पे अब पढ़ेंगे लोग कि टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। फोर्स दो टाइप्स का होता है, बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। लेकिन पहले बच्चा में हम लोग यही पढ़ते थे फोर्स दो टाइप का, कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट। अगर किसी एक ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट में कांटेक्ट करके तो फोर्स लगाता है, कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट नहीं किया, दूर से फोर्स लगा दिया, ये मैग्नेट दूर से रिपेल या अट्रैक्ट कर लेगा। चार्ज के बीच में होता है अट्रैक्शन या रिपल्सन, दूर ग्रेविटी नहीं, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, छोड़ने पर नीचे चला गया, तो यहाँ पे तो ग्रेविटी धरती में आके पकड़ कर नहीं लेके जा रहा है, वो दूर से हमें खींच ले रहा है। समझ में आ रहा है? ये सब कौन सा फोर्स हो गया? नॉन कांटेक्ट फोर्स। नहीं तो नॉर्मल फोर्स, जहाँ बैठे हैं सरफेस के परपेंडिकुलर अगर फोर्स लग रहा है, नॉर्मल फोर्स। टेंशन, कोई किसी भी कोई चीज में, ज्यादातर रस्सी में कोई चीज लटका हुआ है तो ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी नीचे खींच रहा है, लेकिन वो नीचे गिर रहा है क्या? क्यों नहीं गिर रहा है? क्योंकि जितना फोर्स से ग्रेविटी खींच रहा है, रस्सी उसको उतना ही फोर्स से ऊपर खींच रहा है, दोनों बैलेंस कर रही है। यही क्या यहीं पे है, जिस टाइम पे रस्सी के टेंशन से ग्रेविटी का फोर्स ज्यादा हो जाएगा, रस्सी टूट जाएगा और ये ग्रेविटी की तरफ, क्योंकि ज्यादा वाला फोर्स जिधर होता है ऑब्जेक्ट उधर ही डिफरेंस इतना मैग्नीट्यूड से मूव करता है। मतलब अगर हेने 5 न्यूटन हेने लग रहा है 7 न्यूटन, तो ज्यादा एने है ना, तो 7 - 5 2 न्यूटन से ऑब्जेक्ट बड़का फोर्स की तरफ मूव करेगा। तो अभी यहीं का यहीं पर टंगाया हुआ है, मतलब जितना ग्रेविटी फोर्स लगा रहा है उतना ही टेंशन फोर्स लग रहा है रस्सी में। समझ में आ रहा है ना? ये टेंशन फोर्स कौन सा फोर्स हो गया? कांटेक्ट। मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स तो हम लोग एक्सप्लेन करके पढ़े थे लोग, ये सब कांटेक्ट फोर्स हो गया। और नॉन कांटेक्ट फोर्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक फोर्स, इतना बात लिख लिया जाए। जल्दी इसको समझाएंगे नहीं, बस एक क्लासिफिकेशन चार्ट लिखवा देते हैं, ठीक है? एक बार पहले समझ लो फिर लिखना। देखो यहाँ पे फोर्स दो टाइप का,
कांटेक्ट फोर्स और अगर दो ऑब्जेक्ट फिजिकल कांटेक्ट करके फोर्स लगा रहा है, सट के फोर्स लगा रहा है तो कांटेक्ट फोर्स, हट के लगा रहा है फिजिकल कांटेक्ट नहीं है तो क्या हो जाएगा नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स में मस्कुलर फोर्स, मसल से कांटेक्ट करेंगे तो हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करेंगे, खींचना या पुश करना है। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा सरफेस, दो सरफेस के बीच में होता है और पढ़े थे लोग फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा मोशन को अपोज करता है। नहीं नॉर्मल फोर्स, किसी ऑब्जेक्ट में अगर हम बैठेंगे तो ऑब्जेक्ट कोई सरफेस के कांटेक्ट में रहेगा तो ऑब्जेक्ट उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। टेंशन, रस्सी से कोई चीज बांध के टांगा हुआ है तो बिना कांटेक्ट का बांध के टांग देगा तो टेंशन फोर्स कौन सा फोर्स हो गया, कांटेक्ट फोर्स। और नॉन कांटेक्ट मैग्नेटिक फोर्स ना दूर से एक्सट्रैक्ट या रिपेल करता है, ये डिपेंड करता है मैग्नेट के पोल पे। सेम पोल है तो रिपेल करेगा, अपोजिट पोल है तो अट्रैक्ट करेगा। नॉर्थ पोल रिपेल, साउथ पोल नॉर्थ पोल अट्रैक्ट, यही होगा ना, दूर से ही उसको अपने तरफ खींच लेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चार्ज के बीच में जो फिक्स फोर्स लगता है ये भी अट्रैक्शन और रिपल्सन वाला है। सेम चार्ज रिपेल, अपोजिट चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है पास में है अट्रैक्ट कर लेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स, एकलौता ग्रेविटेशनल एक ऐसा फोर्स है जिसमें सिर्फ अट्रैक्शन होता है, रिपल्सन नहीं होता है। मतलब हम इन तीनों के बीच के बारे में बात कर रहे हैं। तो कोई एक ऑब्जेक्ट किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट को अपने तरफ क्या करता है कि अट्रैक्ट करता है, उसको कौन सा फोर्स बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये अट्रैक्शन वाला फोर्स है। जल्दी लिखो सब। तो सब हम लोग को पढ़ना है रिजल्टेंट फोर्स। देखो बात समझो, रिजल्टेंट फोर्स है क्या, नाम से ही क्लियर है कि एक ऑब्जेक्ट पे, मान लो कि एक ऑब्जेक्ट पे 2 3 4 5 फोर्स लगा और सब फोर्स लग के उसको कोई इफेक्ट किया, मतलब एक ऑब्जेक्ट पे 2 3 4 फोर्स लगा और उसको टसका के यहाँ से घुसका के यहाँ पे कर दिया, तो वो सब फोर्स मिल के ना उसको यहाँ से घसका के यहाँ पे किया है। अब कोई एक को फोर्स आया वह उसको घसका के यहाँ से यहाँ पे क्या किया कि कर दिया, तो सब फोर्स मिलके जो काम किया वो एक अकेला फोर्स वही काम कर दिया। तो इस एक अकेला फोर्स को ये सब फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स बोलेंगे। कहने का मतलब ये है कि रिजल्टेंट फोर्स वो एक अकेला फोर्स है कि कुछ दिए हुए 2 4 5 6 बहुत सारा फोर्स मिलके किसी ऑब्जेक्ट में जो इफेक्ट पैदा करेगा वो इफेक्ट अकेले, उतना ही इफेक्ट अकेले एक अकेला जो फोर्स कर देगा वो एक अकेले फोर्स को बोलेंगे ये वो सब फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स है। बात समझ आ रहा है? कभी भी ऐसा होता है, लोग नहीं बोलता कि एक आदमी 4 आदमी 5 आदमी काम कर दे रहा है तो एक आदमी 4 आदमी 5 आदमी का रिजल्टेंट हो गया। ये बात समझ आ रहा है? जो भी हो, जो भी काम करना हो तो मतलब एक आदमी 4 आदमी के काम के बराबरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसका काम रिजल्टेंट काम हो गया। 4 आदमी 5 आदमी, ये एक आदमी का काम 4 आदमी 5 आदमी के काम के रिजल्टेंट। अब कोई आदमी ऑफिस में, कंपनी में कोई ऐसा आदमी मिल जाए कि एक आदमी 2 3 आदमी काम हैंडल करने लगे, ऑफिस वाले को फायदा है। तो एक आदमी काम करेगा, 2 3 आदमी हटा दो, उससे जब कुर्सी को रख दो, थोड़ा सा पैसा बढ़ा दो, 3 आदमी हट रहा है, एक आदमी को 1.5 आदमी के बराबर पैसा दो, वो खुश, और 2 आदमी को पैसा बच गया। ऐसा होता है, ये बात समझ में आ रहा है? ऐसा कुछ दिन से हम करने की कोशिश किया जा रहा है लेकिन हम बात समझ रहे हैं अच्छी तरह से। हाँ, कभी बताएंगे कैसे, लेकिन खैर हमारे पास टाइम नहीं है। ना बाहर की बात है, अंदर की बात है, बाहर की बात है। बात समझो। तो रिजल्टेंट फोर्स का मतलब समझ में आया कि जब कोई एक ऑब्जेक्ट पे जितना भी फोर्स लगे, कितना भी फोर्स लगे, बस जितना उस सब फोर्स लग के जितना इफेक्ट क्रिएट करे, वो इफेक्ट कोई एक अकेला कोई फोर्स कर दे तो वो एक फोर्स सब फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है ना? इतना बात लिख लिया जाए, रिजल्टेंट फोर्स। मान लो कि यहाँ पे ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट पे बहुत सारा फोर्स लगा, बहुत सारा, मान लो कि F1 F2 F3 F4 बहुत सारा फोर्स लगा और ये सब फोर्स मिलके इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठा के क्या किया कि यहाँ पे डाल दिया। अब कोई एक फोर्स आया जो इस ऑब्जेक्ट पर लगाया और इसको उतना ही इफेक्ट क्या किया कि उसको उठा के उतना ही दूर पे कर दिया। मान लो कि यहाँ पे कोई एक फोर्स आया Fr, तो ये F1 F2 F3 F4 F5
ये सब फोर्स मिलके इस ऑब्जेक्ट पे जितना इफेक्ट किया, इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे कर दिया, ये एक अकेला फोर्स इस ऑब्जेक्ट को उतना ही इस ऑब्जेक्ट पे इफेक्ट किया जितना कि ये सब मिलके किया था। तो इस एक अकेले फोर्स को हम बोलेंगे कि ये सब फोर्स का क्या है कि रिजल्टेंट फोर्स है। तो यहाँ पे एफ आर रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा, F1, F2, F3, F4 और F5 का, क्योंकि इसका इफेक्ट ये सब का जो इफेक्ट है वही इफेक्ट इस एक अकेले का है, एग्जैक्टली सेम है, तभी जाके ये क्या होगा कि ये सब का रिजल्टेंट फोर्स होगा। आगे 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 पीछे हो जाएगा तो ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा तो थोड़ा कम हो जाएगा, रिजल्टेंट नहीं होगा, रिजल्टेंट एकदम बराबर इक्वल इफेक्ट। अब क्या लिखा है, सेम इफेक्ट दिया हुआ पे, the same effect will be produced by a single force on that same object, उसी ऑब्जेक्ट पे, then that single force is defined as resultant force of all that forces। इन सब फोर्सेस का इस अकेले फोर्स को बोलेंगे हम लोग कि रिजल्टेंट फोर्स है। इसको बना लो सब। क्लास 8 में जब हम रिजल्टेंट फोर्स पढ़ाए थे तो बताए थे कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट पर दो या दो से ज्यादा फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहा है तो रिजल्टेंट फोर्स वो सब फोर्स के सम के बराबर होगा, और उसी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो रिजल्टेंट फोर्स डिफरेंस के बराबर होगा। और अगर सब फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहा था तो ऑब्जेक्ट उधर मूव करेगा जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और अगर ऑब्जेक्ट उल्टा लग रहा है, माने अगर कोई ऑब्जेक्ट पे दो या दो से ज्यादा फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो रिजल्टेंट फोर्स तो डिफरेंस के बराबर होगा, और ऑब्जेक्ट मूव उधर करेगा उस डिफरेंस फोर्स के मैग्नीट्यूड से ऑब्जेक्ट मूव उधर करेगा जिधर बड़का फोर्स का डायरेक्शन होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, तो ये बात को एक बार समझ लिया जाए, लिख लिया जाए। When two or more forces are applied on an object in same direction, then resultant force will be equal to sum of all that forces, and that object will move in direction of that forces। जब कोई ऑब्जेक्ट पे दो या दो से ज्यादा फोर्स सेम डायरेक्शन में लगे, ये 10 न्यूटन फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है और 5 न्यूटन फोर्स भी इसी, ये दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में है कि नहीं है। जब ऐसा होगा तो रिजल्टेंट फोर्स दोनों फोर्स के सम के बराबर होगा। 10 और 5 दोनों मिलके कितना हो गया, 15 न्यूटन। तो ये ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा, 15 न्यूटन। और ये दोनों फोर्स इधर लग रहा है ना, तो जिस डायरेक्शन में ये दोनों फोर्स लगेगा ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। अगर इसके वेटेज से ज्यादा होगा तब मूव करा सकता होगा तब। When two forces are applied on an object in opposite direction, then the resultant force will be equal to difference of that forces। अब रिजल्टेंट फोर्स डिफरेंस के बराबर होगा कब, जब दो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तब, एंड द ऑब्जेक्ट विल मूव इन डायरेक्शन ऑफ बिगर फोर्स। और बड़का फोर्स जिधर लग रहा होगा रिजल्टेंट फोर्स इतना एक्सपीरियंस से वो ऑब्जेक्ट बड़का फोर्स के तरफ मूव करेगा। जैसे ये ऑब्जेक्ट पे 5 न्यूटन लग रहा है इधर के तरफ और 8 न्यूटन लग रहा है इधर के तरफ, डायरेक्शन अपोजिट है कि नहीं है, तो रिजल्टेंट फोर्स दोनों फोर्स के डिफरेंस के बराबर होगा। तो 8 में से 5 गया 3 न्यूटन, कोई दिक्कत नहीं ना। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना हो गया, 3 न्यूटन। और बड़का फोर्स किधर जा रहा है, इधर की इधर, 8 न्यूटन और 5 न्यूटन में से बिगर फोर्स 8 न्यूटन है और ये जा रहा है इधर। तो ये ऑब्जेक्ट 3 न्यूटन से इस डायरेक्शन में क्या करेगा कि मूव करेगा, मैंने रिजल्टेंट फोर्स के साथ बड़का फोर्स के डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे रिजल्टेंट फोर्स पे, कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट पे दो या दो से ज्यादा डिफरेंट डायरेक्शन में बहुत सारा फोर्स लग रहा है तो उस ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स कितना होगा, रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, ये हमने देखा था। तो कोई ऑब्जेक्ट पर रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड कुछ आ रहा था, और कोई ऑब्जेक्ट पर, अभी एग्जांपल में हम एक दो देंगे भी, और कोई ऑब्जेक्ट पर रिजल्टेंट फोर्स 0 आ रहा था। ये बात सब मतलब
कोई ऑब्जेक्ट पर फोर्स तो बहुत सारा लग रहा है, नंबर ऑफ फोर्स लग रहा है, लेकिन जब सबको हम सॉल्व कर रहे हैं तो रिजल्टेंट फोर्स कितना आ रहा है? 0। कल हम लोग सॉल्व किए थे, लोग 2-3 4 केस में आया था कि उस पर रिजल्टेंट फोर्स कितना आया था? 0। समझ में आ रहा है? तो हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे कि ये फोर्स ही है जो कोई भी ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट कराता है या एक्सेलरेट कराने की कोशिश करता है, टेंड्स टू एक्सेलरेट। फोर्स के चलते ही कोई भी ऑब्जेक्ट टेंड्स टू एक्सेलरेट, करे या ना करे उसको करने का उसके अंदर में टेंडेंसी आता है। नहीं तो ये वो एक्सटर्नल फोर्स ही है, मतलब ये वो रिजल्टेंट फोर्स ही है जिसके चलते कोई भी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन की टेंडेंसी आती है। क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट पे बहुत सारा फोर्स लगे और रिजल्टेंट फोर्स हो 0 तो वो ऑब्जेक्ट पर एक्सेलरेशन का टेंडेंसी नहीं आएगा। बात समझ रहा है? वो चाहे वेलोसिटी को बढ़ाना हो चाहे वेलोसिटी को घटाना हो, मतलब उसके स्टेट को चेंज करने का टेंडेंसी नहीं आएगा। तभी ना कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्टे में रह जाएगा और मोशन में है तो मोशन में, मतलब जितना से जा रहा है उतना ही से जाते हुए रह जाएगा। जबकि उस पे फोर्स लग रहा है तभी भी, तब जब उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स तो बहुत सारा लग रहा है लेकिन सब फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है और रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जा रहा है कि 0 हो जा रहा है। तब फोर्स लगने के बावजूद लगना और न लगना बात बराबर हो जाएगा। तो जब कोई ऑब्जेक्ट पे कोई गिवन अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है और वो गिवन अमाउंट ऑफ फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स 0 हो रहा है, जिससे उस ऑब्जेक्ट में कोई एक्सेलरेशन इफेक्ट नहीं होगा, तो उस गिवन सब फोर्स को बोलेंगे हम बैलेंस्ड फोर्स। और अगर कोई ऑब्जेक्ट पे कुछ रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड आ रहा है जिसके चलते ऑब्जेक्ट पर एक्सेलरेशन इफेक्ट हो रहा है, उसके स्टेट में चेंज होने की टेंडेंसी हो रही है, तो हम बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा है वो सब फोर्सेस अनबैलेंस्ड फोर्स है, उन्हें रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं है। जब कोई ऑब्जेक्ट पर रिजल्टेंट फोर्स 0 तो फोर्स को वो क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड फोर्स। उसके चलते ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन की टेंडेंसी आएगी, सॉरी नहीं आएगी, वो ऑब्जेक्ट में स्टेट चेंज करने का टेंडेंसी नहीं होगा, ठीक है। और जब कोई ऑब्जेक्ट पर रिजल्टेंट फोर्स कुछ ना कुछ होगा उस फोर्स को बोलेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स, और उसके चलते ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन का टेंडेंसी होगा, ऑब्जेक्ट के अंदर में स्टेट के चेंज करने का टेंडेंसी होगा। तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन हो भी सकता है ये बात होगा तभी जब कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट पर रिजल्टेंट फोर्स होगा। फोर्स होने के बावजूद अगर बैलेंस्ड हो गया तब नहीं कुछ होगा, जैसा है वैसे ही रह जाएगा। इतने बात अभी लिख लिया जाए, ठीक। फोर्स दो टाइप का, बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। व्हेन रिजल्टेंट फोर्स ऑफ एन नंबर ऑफ फोर्सेस applied on an object is 0, then those forces will be said as balanced force. अगर कोई ऑब्जेक्ट पे कुछ फोर्स लग रहा है, जैसे यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट पे 2 फोर्स लग रहा है, यहाँ पे 4 फोर्स लग रहा है। कल हम लोग क्वेश्चन सोल्व किए थे, कोनो में ज्यादा कोनो में 1 2 एने से भी और भी ज्यादा बहुत 7 8 फोर्स था। तो अब अगर ये सब को सोल्व करके रिजल्टेंट फोर्स अगर 0 आ जाए तो हम इस फोर्स को बोलते हैं कि ये कौन सा फोर्स है? ये सब फोर्स को बैलेंस्ड फोर्स के रूप में डिफाइन किया जाता है, और इसमें ये सब फोर्स एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देता है, इसलिए नेट फोर्स कुछ नहीं होता है। ऐसे 3 न्यूटन को ये 3 न्यूटन को इस 3 न्यूटन कैंसिल कर देगा, ये 2 न्यूटन को ये 2 न्यूटन कैंसिल कर देगा, ये सब एक दूसरे को अपना इफेक्ट को कैंसिल कर दिया, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना गया? इसमें भी ये 5 न्यूटन को ये 5 न्यूटन कैंसिल कर देगा, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना गया? 0। वही बताइए, ऑल फोर्सेस कैंसिल द इम्पैक्ट ऑफ ईच अदर एंड मेक द रिजल्टेंट फोर्स 0। और ये रिजल्टेंट फोर्स ही है, बैलेंस्ड फोर्स ही है जिसके चलते कोई भी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन का टेंडेंसी नहीं होता है। तो कोई ऑब्जेक्ट पर कितना ही फोर्स लगे और अगर बैलेंस्ड फोर्स हुआ है तो वो कोई बैलेंस्ड फोर्स भी इंपॉर्टेंट है, आगे पढ़ेंगे क्यों। समझ में आ रहा है ना? तो आखिर बैलेंस्ड फोर्स अभी लग रहा है, इसलिए हम यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे इसे खड़े हैं। ऐसे मान लो कि हम लोग को ग्रेविटेशनल फोर्स जो ग्रेविटी नीचे खींच रहा है और ऊपर से नॉर्मल फोर्स और हम लोग ऊपर की तरफ लगा रहा है, दोनों बैलेंस है, तब लोग यहाँ पे खड़े हैं। गलती से ग्रेविटेशनल फोर्स कम और नॉर्मल फोर्स ज्यादा हो गया तो
तो बिगर फोर्स की तरफ ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा, तो हम लोग ऊपर मूव करने लगेंगे कि नहीं लगेंगे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बैलेंस्ड फोर्स इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? तो बैलेंस्ड फोर्स भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि रिजल्टेंट फोर्स 0 है तो उसे क्या ही हो जाएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। पानी बह रहा है, कभी कभी ऐसा होता है कि जब सन मून अर्थ एक लाइन में आ जाता है तो ये दोनों अपना अपना ग्रेविटी से खींचता है, तो पानी थोड़ा थोड़ा टाइट से आ जाता है समंदर में, ऊपर पानी ऊपर उठने लगता है, ज्वार भाटा आ जाता है। बात समझ आ रहा है? तो हल्का सा अनबैलेंस क्रिएट हुआ, अब पानी नदी में बह रहा है, अब पानी ऊपर आने लगे, बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। तो बैलेंस्ड फोर्स भी क्या है कि इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे लोग। और अनबैलेंस्ड फोर्स भी इंपॉर्टेंट है। कोई ऑब्जेक्ट में अगर चेंज का टेंडेंसी ना हो, जो जहाँ पे वहीं पर रह जाएगा तो दिक्कत तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जहाँ अपना अपना जगह पे दोनों ही इंपॉर्टेंट है। जब रिजल्ट कोई एक ऑब्जेक्ट पे 2 4 10 15 जितना भी फोर्स लगे, अगर वो सब फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स कुछ ना कुछ है, 0 नहीं है, तो ये सब फोर्सेस को हम डिफाइन करेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स के लिए। इसमें एक दूसरे का इंपैक्ट को कैंसिल चलता है, लेकिन कंप्लीटली कैंसिल करके 0 नहीं करेगा, कुछ ना कुछ होता है। तो अब अनबैलेंस्ड फोर्स के चलते ही ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन की टेंडेंसी आती है, जिसके चलते कोई भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कम या ज्यादा होगा, रेस्ट से मोशन में या मोशन से रेस्ट में होगा, मतलब स्टेट ऑफ मोशन चेंजिंग होगा या होता है, नहीं भी हो सकता है, मतलब टेंडेंसी रहता है। तो ये कौन सा फोर्स है? तो अगर ऑब्जेक्ट के स्टेट में चेंजिंग लाना है तो उस पर कौन सा फोर्स एक्ट करना चाहिए? अनबैलेंस फोर्स। और अगर कोई ऑब्जेक्ट को स्थिर रखना है, ऐसे जाने कि उसके स्टेट में चेंजिंग नहीं है, मोशन में है तो मोशन में रहे, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहे, तो ये जरूरी है कि उस ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स को पहचान के जिधर फोर्स एक्स्ट्रा आ रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा के उसको बैलेंस्ड कर दिया जाए। तो उसको उसी स्टेट में रखने के लिए बैलेंस्ड फोर्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है।